नमस्कार, वेलकम टू ब्रेका। ब्रेका में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। हमारे यहाँ अब यूपी जीके की भी क्लास शुरू हो गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रीवियस वीडियो जो मैथ और रीजनिंग के हैं वो देख सकते हैं, और जीके की भी प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ जीके की वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आने लायक पूरी पूरी संभावना है, वो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। तो क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। साइड से आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों में औसत 9 की वृद्धि हो जाती है। उसके द्वारा रनों का नया औसत क्या है? ठीक है, देखिए 8 पारी खेली उसने, कोई औसत बनाया उसने, हमें नहीं पता। 9वीं पारी में उसने बनाए 100 रन। कितने? 100 रन बनाए, जिसके उसके रनों की औसत में 9% 9 की वृद्धि हो जाती है। तो अब औसत क्या हुआ? औसत क्या हुआ? 9 बढ़ गया। क्लियर? 9 क्या हुआ? बढ़ गया। अब 9वीं पारी में खेला उसने और 9 बढ़ गया। 9 बढ़ गया, 9 x प्लस 9, इसका मतलब ये हुआ 9 पारी के बाद अब x प्लस 9 हो गया। अब देखिए आप, 9 पारी में 9 बढ़ गया, इसका मतलब 9 9 सब में बढ़ा होगा। ठीक, 9 9 सब में बढ़ा होगा। देखते देखिए, 9 9 सब में बढ़ा, तो 8 पारियों तक 72, और 9वीं पारी में कितना बढ़ गया? 100 रन बनाए थे उसने। 9वीं पारी तक 9 9 बढ़ गया सब में। टोटल कितना बढ़ा? 9 इंटू 9, यानी कितना? 81। 81 बढ़ गया भाई। 81 रन ही तो ज्यादा बनाए उसने, तभी तो सब में 9 9 बढ़ गया। समझ में आया? तो 8वीं पारी में पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है कि वो पूछ रहा है कि उसके रनों का नया औसत क्या है। नया औसत पूछा है। ठीक है। अब देखो, इसका मतलब पहले उसने कितने, 81 में से 100 में से 81 घटा दो। पहले इसका मतलब क्या था? औसत उसका 19 था। नया औसत पूछा है, तो नया औसत कितना बढ़ रहा है? 9 बढ़ गया। तो 9 बढ़ गया, इसका मतलब 9 और 9 28। अब औसत कितना हो गया? 28। क्लियर? समझ में आया? पहले क्या था? पहले 9 पारियों में जब नवी पारी उसने खेली तो 100 रन बनाए, 9 औसत बढ़ गया, यानी कि उसने पूरी 9 पारी में 9 9 औसत बढ़ाया होगा। टोटल उसने कितना बढ़ाया? 81 बढ़ाया। इसका मतलब जो बाकी रन थे 100 से पहले, 100 से कम, 100 से 81 घटाए, यानी कि 19 जो रन थे उसके हर पारी में थे पहले। ठीक है। और इस पारी में भी उसने 19 रन बना लिए थे, लेकिन 81 और जब उसने एक्स्ट्रा बनाए तो हर पारी में 9 9 बढ़ गए। ठीक है। तो पहले थे 19, अब कितना हो गया? 19 प्लस 9 28। नया स्कोर पूछा है, 28 हो गया। पुराना स्कोर पूछता औसत, औसत है ये, तो हो जाता 19। क्लियर? अच्छा सवाल है। तो क्या आंसर आ गया हमारा? 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 60 रुपए में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है, तथा उतने ही संतरे 60 में 30 के भाव से खरीदता है। वह उन्हें एक जगह मिलाकर 60 में 25 के भाव से बेचता है। उसका लाभ या हानि क्या होगा? देखिए, 60 रुपए में 20 खरीदे, क्या सेब है? 20 संतरे। ठीक है। अब और खरीदे उसने 60 में 30, और 60 में खरीदे उसने 30 संतरे। ठीक है। और बेचे किस भाव से? बेचे हैं 60 के 25, 60 रुपए के 25। ठीक है। 60 के खरीदे 20, 60 के खरीदे 30, टोटल उसने कितने खरीदे? 50। 25 संतरे पूछ रहा है। यहां अगर मैं ये करूं, 5 संतरे की वैल्यू अगर मैं यहां से निकाल दूं, 5 संतरे की, या 5 की छोड़ो, पहले इधर देख लेते हैं। 20 के कितने? 60 संतरे। इसका मतलब 20 संतरे 60, तो एक संतरे का मूल्य कितना हो गया? 3 रुपए। ठीक है। और यहां जो है 20 संतरे का मूल्य कितना हो गया? 20 संतरे का मूल्य हो गया, यहाँ पर मैंने लगाए 20 संतरे का, यहाँ कितना हो गया? वो सॉरी, 30 संतरे का 20 है, तो यहाँ एक संतरे का क्या हो गया? यहाँ हो गया 2 रुपए। क्लियर? एक संतरे का यहाँ हुआ 3 रुपए, यहाँ हुआ 2 रुपए। क्लियर?
यहाँ 25 रुपए के 60 हैं, तो 5 संतरे कितने के हो गए? 12 रुपए के। क्लियर? और 10 संतरे कितने को, मैं ये तरीका बता रहा हूँ कितनी जल्दी कर सकते हो। 10 संतरे हो गए 24 रुपए के। क्लियर? अब यहाँ उसने बराबर बराबर लिए होंगे ना, तभी तो उसने 10 संतरे बेचे। उसने बोला बराबर बराबर लिए हैं, ठीक है, 20 के हिसाब से। ये नहीं कि ये ज्यादा ये कम ले लिए, ऐसा नहीं, बराबर संतरे लिए। तो अब मैं इनको, जब एक की वैल्यू 3 है तो 5 ये 10 संतरे मैंने क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ 5 का मल्टीप्लाई आराम से कर दूंगा मैं, और 5 का ये, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर मैं 5 बनाता तो कैसे बनाता? या तो ये 3 लेता, ये 2, या ये 3 ये 2, लेकिन वो बराबर लेने, इसलिए मैंने 5 ये लेने हैं, 5 ये लेने, तभी तो यहाँ पे मैंने 10 करे। 10 के 24, 10 संतरे का 24। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है? यहाँ एक संतरा 3 रुपए का है, तो 5 संतरे कितने के हो गए? 5 हो गए यहाँ कितने के? 15 रुपए के। और यहाँ 5 कितने के हो गए? ये 5 हो गए 10 रुपए के। कितने के? ये 5 हो गए 5 10 रुपए के। ठीक है, अब देखिए, ये 15, ये 10, और ये बेच रहा है 24 में, यानी कि खरीदे कितने के? 25 के। 10 और 15 कितने? 25 के खरीदे, और बेच कितने का रहा है? 24 के। और मैंने आपको कई बार बताया 24 के बेच रहा है, 25 के खरीदे थे, तो घाटा हो रहा है। मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको लाभ हानि याद न रहेगा, नीचे क्या रखना है? हानि हो रही है तो बड़ा पार्ट नीचे रख दो, लाभ हो रहा है तो छोटा पार्ट नीचे रख दो। परसेंट निकालने के लिए पूछ रहा है, परसेंट कर दो 100। क्या बचा? 4% की हानि। इससे शॉर्ट, इससे फास्ट कोई तरीका नहीं हो सकता। इससे शॉर्ट तरीका अगर आप करोगे अटक जाओगे। लेंदी प्रोसेस भी नहीं है, समझ में भी आ रहा है कि हमें यहाँ से एक एक की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हमने 10 की वैल्यू निकाल ली, जिससे कि हम बराबर बराबर निकाल सकते थे ऊपर, क्योंकि उसने दोनों संतरे बराबर रेशियो में रखने हैं। क्लियर? समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ क्या हुआ? हानि हो गई। वैसे हानि का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, और वही होता है लाभ का। ठीक है, लेकिन लाभ पे क्या है? लाभ पे हमेशा, मैंने आपको कई बार बताया, लाभ हो या कोई संख्या बढ़ रही हो, हमेशा डिनोमिनेटर में क्या रखना है? छोटी संख्या रखनी है। और हानि हो या कटौती हो रही हो या कोई चीज घट रही हो तो बड़ी संख्या रखनी है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहां हो गई हमें 4% की हानि, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है 10 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त पर स्थित बिंदु पी से होता हुआ एक अंतर्गत त्रिभुज पी ए बी इस प्रकार बनाया गया है कि पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 7 सेंटीमीटर, पी से ए बी पर खींचे गए लंब की लंबाई क्या होगी? देख, मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, पी ए बी, पी ए बी, मैंने ये ले लिया, पी ए बी। वैसे ये आपके सिलेबस का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। 10 सेंटीमीटर व्यास है, एक वृत्त पर स्थित पी से होता हुआ एक अंतर्गत त्रिभुज गया है पी ए बी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। पी ए कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? पी बी कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पी ए, पी से ए बी पर लंब डाला गया है, पी से ए बी पर लंब डाला गया है। ठीक है, ए बी पर लंब डाला गया है, और ए बी, पी से ए बी पर लंब डाले गए लंब की लंबाई इसी की पूछी है। पी से जो लंब डाला गया मैंने मान लिया एम, तो इसी की लंबाई पूछी है कि पी एम बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आप, ये 5 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी है? व्यास है 10 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं इसको ये रेडियस मानूं, ये रेडियस है, क्लियर, ये रेडियस, ये भी रेडियस, और दोनों कितने की हैं? 5, ये भी 5। तो आपको कुछ दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा होगा ये 5, ये 5, ये 5, इसका मतलब क्या है? ये समबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये कितने की कोण हो गया? 60 का। जब ये 60 का होता है तो इससे जो दीर्घ चाप पर जो कोण बनता है वो कितने का होता है? 30 डिग्री का होता है। क्लियर? और ये क्या बन रहा है हमारा? ये बन रहा है लंब, और ये कितने डिग्री का होता है? 90। ये कितने का हो जाएगा? 60। पूछा क्या है? पूछा है पी एम की लंबाई क्या होगी? पी एम की लंबाई। तो आप दो चीज याद रखो, एक तो ये कि जब ए बी सी, जब इसमें एक 60 हो, ये 30 हो और ये 90 हो, तो इनके रेशियो याद रखो बस। ये जो है अगर 3 है, सॉरी ये 30 के सामने वाला 1 है, तो ये होगा 2 और ये होगा √3। ठीक, एक तो ये याद रखो। एक क्या याद रखो? एक रखो ये याद कि जब ये ए है,
ये बी है और ये सी है, ये 90 है, ठीक है। ये है अगर √3 - 1, कौन सा, ये है 30 के सामने, तो ये क्या होगा 60, ये 90, ये 30, ये 60 होगा, क्योंकि तीनों त्रिभुज के अंत में कोणों का योग क्या होता है 180। तो जब ये 90 और ये 30 तो ये 60 होगा, ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। ये अगर √3 है 30 के सामने तो ये होगा √3 - 1, और ये क्या होगा, ये होगा 2√2। ये याद रखो बस, क्लियर। अगर हम इसकी ये +1, ठीक, ये +1 है, ये -1 है, √3 के माइनस। अब देखो आप, ये 30, ये 90, ये 60। मैंने अभी क्या बताया कि 90 के सामने वाला कितना है, 7 है। ये 30 का कितना होता है, 2 गुना होता है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3.5, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ये कितना हो जाता 7/2 √3। अगर वो पूछता इन दोनों की एम और बी की लंबाई पूछता तो 7/3, ठीक है। इसकी लंबाई पूछी है तो ये किसकी होती है, इसकी आधी होती है। यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये 2 है, ये 1 है। 30 के सामने 1 तो 90 के सामने 2 और 60 के सामने √3। ये रेशियो याद रखो 1/√3 2। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक। इस रेशियो में नहीं देगा, इस रेशियो में याद करना है आपको 1√3 और 2। ये √3 - 1, √3 + 1, प्लस लग रहा है इसका मतलब 60 के सामने है, क्योंकि 60 बड़ा है 30 से, तो √3 + 1 बड़ा हुआ। और ये क्या है, मैंने आपको बताया है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे क्या निकल आएगा, इन दोनों से ये निकल आएगा, आप निकाल के देख सकते हो। √3 + 1, √3 - 1, इसका स्क्वायर क्या होगा 4 + 2√3। ये क्या हो जाएगा 4 - √3, और ये हो जाएगा 4 + √3 2√3, और दोनों √3 कट जाएंगे, बचा क्या 4, 4 + 4 8, 8 का रूट क्या हो जाएगा 2√2। क्लियर। तो एक ये रेशियो, एक ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे सवाल आपके निकलते हैं, जिससे कि आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा सवाल था, सीजीएल लेवल का है, लेकिन आपके लिए ये सवाल आ गया, मैंने ये करा दिया। क्लियर। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, गारंटी नहीं है ऐसे सवाल आ जाए, लेकिन ऐसे सवाल आते नहीं है, मेंसुरेशन से आते हैं आपके सवाल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा रिवाइज करके इसे देख सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार द्वारा एक साइकिल को 2576 रुपए में 2576 रुपए में बेचने पर 12% लाभ हुआ। यदि वो इसे 100 कम में खरीदता तो दुकानदार को क्या लाभ होता, ठीक है। अब देखिए 12% कम, 12% लाभ हुआ इस पर, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो कीमत होगी वो कितनी होगी 100/120। क्लियर। मतलब 12% लाभ पर खरीदा है, 20%, हाँ 12% लाभ है 112, ठीक है। 12% का मतलब क्या होता है 12/100, यानी कि 3/25, ठीक है। यानी कि 28 की जो वैल्यू है, 28 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2576, ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 की वैल्यू जाएगी 25 × 2576/28, और यहां से भी सोल्व कर सकते हो। क्लियर। यहां से सोल्व करते हैं 16 का, मैं अगर इसमें 7 से भाग दूं तो 16 बार गया, ये कितनी बार गया 3 6 7 × 21 7 × 42 और 7 × 8 56। 16 से करूंगा, 8 से कर लो, 8 × 32 और 8 × 48, फिर 2 से करो 23, यानी कितना हो गया 2300 रुपए हो गया। ये क्या क्या है, ये सीपी है, सीपी। और ये क्या था 2576, ये एसपी था, ये एसपी था। क्लियर। तो ये सीपी निकल के आ गया। अब वो कह रहा है कि वो 100 रुपए कम में क्या करता, बेचता, 100 रुपए कम में खरीदता, अच्छा 100 रुपए, अच्छा 100 रुपए इसे हुआ 100 रुपए कम में खरीदता तो दुकानदार को क्या लाभ होता, यानी कि अब वो 2300 की नहीं, वो खरीदता 2200 की, तो लाभ क्या होता। अब देखो 2200, 2576 से 2200 घटा दो, यानी कि 2576 की बेच रहा है, और 700 कितना 2200 की, 2200 की क्या कर रहा है खरीद रहा है, तो 6 7 3 376 का क्या होता, 376 का लाभ हो जाता, किस पे 2200 पे। तो कर दो 376 2200 का कितना परसेंट है इंटू 100, 100 से ये 100 कटे, ये कितना हो गया 188/11, जिसके बट्टे में 11 होगा वही आंसर होगा। पूरा देख लेते हैं, 1/7 से 1/11। क्लियर। 11 × 11 7 × 5 17, 7 17 से 1/11%। ये क्या है, ये लाभ है, ये परसेंट क्या है लाभ है।
क्लियर, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है। ये कैलकुलेशन भी करोगे फिर भी आपको 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 25 से गुणा करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यही काट दो ना, ठीक है, क्योंकि फिर क्या गुणा नहीं करना पड़ेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 100 में आप जानती हो 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था? देख, 20% वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। और 1/5 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी कोई इस रेशियो में बढ़े तो दूसरा रेशियो जो होता है वो इस रेशियो में घटता है। कब घटता है? कब? जब दो कांस्टेंट, जब दो यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो? कांस्टेंट। क्लियर? अब क्या है, यहां क्या कह रहा है? प्राइस इनटू कंजप्शन। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। मैंने कई बार होता है, प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन क्या होगा? कम होगा। खपत, जब रेट बढ़ेगा तो खपत कम करोगे आप, तभी तो एक्सपेंडिचर बराबर होगा। ठीक है, तो कंजप्शन, आपको खर्चा कम करना पड़ेगा। खर्चा कैसे कम करोगे? जब 1/5 के रेशियो में बढ़ रहा है तो 1/6 के रेशियो में क्या होगा? घटेगा। तो 1/6 के रेशियो में क्या होगा? घटेगा। तो वो कह रहा है कि 4 आम कम मिल गए, तो 1/6 का मतलब क्या है? 4 आम। 4 आम, 4 आम, तो 4 आम घट गए। तो एक की पूरे कितने आम ला रहा था वो? 6 इंटू 4। पहले 24 आम ला रहा था, अब कितने ला रहा है? 20 आम। पहले 24 आम और अब 20 आम। क्यों? 1/6 घट गए ना, तो 1/6 की वैल्यू 4 थी, तो इसका मतलब पूरी वैल्यू कितनी थी? कितने आम ला रहा था? 6 इंटू 4 यानी कि 24। अब कितने ला रहा है? 4 कम, यानी कि 20 आम ला रहा है। ठीक है, पूछा क्या है? पूछा है कि वृद्धि से पहले 15 आमों की कीमत क्या है? अब देखिए, 20 आम ला रहा है कितने रुपए में? 40 रुपए में। 20 आम ला रहा है 40 रुपए में। वो कह रहा है कि वृद्धि से पहले कितनी कीमत थी? तो देखिए आप, 24 आम ला रहा था पहले 40 रुपए में। वृद्धि से पहले, वृद्धि से पहले तो पूछा है। हाँ, वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य पूछा है। अब आप बताइए, 24 आमों का मूल्य 40 है, 24 आमों का मूल्य 40 है, तो 15 आमों का क्या हो जाएगा? 40 इंटू 15/24। इसे काट दो, 5 8, 8 से इसे काट दो 5, कितना हो गया? 25 रुपए। क्लियर, समझ में आया? मैंने बोला कि जो 20 आम थे अब वो 40 रुपए के 20 आम लेके आ रहा है। अब जब 6 जो है 20% किसी चीज की वैल्यू बढ़ गई है तो 1/6 कम लाएगा, यानी कि 4 कम ला रहा था, 4 कम ला रहा है। 1/6 का मतलब 4 कम ला रहा है, 1/6 की वैल्यू 4, तो पूरे कितने ला रहा होगा? 24 ला रहा है, और कम कितने ला रहा है? 4। इसका मतलब 20 अब ला रहा है जब वृद्धि हो गई प्राइस पे। तो 20 की वृद्धि, 20 कितने में? 40 में ला रहा है। तो 24 के पहले 40 रुपए में पहले 24 ला रहा था, और अब कितने लाएगा? 15 आम कितने में हो जाएंगे? फिर जब 40 में 24 आ रहे हैं तो 15 आम कितने में आएंगे? 40 इंटू 15/24। इसकी वैल्यू क्या आ गई? काट पीट करके 25 रुपए। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताए हैं, लेकिन इलेबोरेट करके इसलिए बताता हूं क्योंकि आप बार बार सीखेंगे तो अच्छी तरह आपको कांस्टेंट वाला जो तरीका जो आपको समझ में आ जाएगा। यदि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या के रुपयों में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तथा उसका विक्रय मूल्य 39 हो तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, कोई कह रहा है कोई चीज x रुपए की है, ठीक है, इस पर जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है इतने ही का, यानी कि x की चीज है तो x का ही लाभ हो रहा है। x की चीज पर x का लाभ, x का लाभ, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है x अब कितने की बिक रही है? 100 प्लस x की। यही तो परसेंट अब निकालते हैं भाई। कोई 20% ज्यादा पे बिक रहा है तो क्या होता है? वो x इंटू 120/100, यही तो होता है। तो वही हमने लिख दिया कि x पे x का लाभ हो रहा है, यानी कि जो क्रय मूल्य था x, इस पे x का ही लाभ हो रहा है। तो क्या हो गया? x पे 100 प्लस x, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 39। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से जल्दी करोगे, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, देखो ऑप्शन क्या है? 20 22 28 और 30।
20, 22, 28, 30। क्लियर। अब देखो हमें लाना है 13 का मल्टीपल, तभी तो 39 आएगा। 13 का मल्टीपल लाना है, तो x की जगह तो रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें से 23 का कोई मल्टीपल नहीं है। 100 प्लस एक्स, ये 100 प्लस एक्स होगा ना, 20% बढ़ेगा 100 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ 100 प्लस एक्स रखना है, तो 100 प्लस एक्स कैसे रखोगे आप? यहाँ अगर 20 रखो तो 120, 13 का मल्टीपल नहीं है। 122 मल्टीपल नहीं है। 128 नहीं है मल्टीपल। 130 केवल x बराबर 30 रखने पर यहाँ 13 का मल्टीपल आएगा। रख के देखो, x बराबर 30, देखो 30 x की जगह 30 इंटू 130 बट्टे 100, जीरो से ये दोनों जीरो कटे, 13 दिया 39 आ गया इसके बराबर। बस इससे जल्दी हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि क्रय मूल्य क्या आ गया, सीपी आ गया 30। सीपी ही तो पूछा था, सीपी ही तो पूछा था, क्रय मूल्य पूछा था, तो क्या आ गया 30 रुपए। क्लियर। आगे देखते हैं। आगे है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, 75 अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, 45 उम्मीदवार दोनों विषय में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हों, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या है? देखिए मैंने कल भी ऐसा सवाल बताया था आपको, 75% दोनों में फेल हुए हैं, ये अंग्रेजी है और ये मैथ है। ठीक है, अंग्रेजी में हुए 80 यानी कि 75 इसमें आ गए, तो 5 यहां बचे, और गणित में 85 यानी 75 यहाँ तो 10 यहां बचे, तभी तो टोटल 85 और ये टोटल 80। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, जो अनुत्तीर्ण है उनकी संख्या कितनी है? 45। अब देखिए 75, 5, 80 और 10 90, और बचे कितने अब? 10%। यही तो है फेल, और फेल की संख्या 10% और 10% किसके बराबर है? वो है 45 उम्मीदवार के बराबर। तो 100% क्या हो जाएगा? 100% बराबर 450। क्लियर। 10% 45, 100% 450, तो पूरे उम्मीदवार कितने हो गए? 450। क्लियर। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान 40% कम कर दी जाए, तो उस वस्तु की खपत कितने % की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे? आपको मैंने अभी बताया, जब कोई चीज 40% क्या हो रहा है, ये सरकारी शुल्क दर वर्तमान कम हो रही है, तो 40% कम हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? 40/100 यानी कि 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 कम हो रही है। और मैंने अभी बताया आपको कि a अपॉन बी के रेशियो में कोई चीज बढ़ती है, तो a अपॉन बी के a प्लस बी के रेशियो में क्या होगी? घटेगी। तो ये घट रही है, तो ये है आपका क्या? घटना, और ये क्या है? बढ़ना। क्लियर। तो 2/5 घट रही है, तो a की जगह 2 और b की जगह क्या हो जाएगा? जब a 2 है तो b कितना हो जाएगा? 5, 3, 5 है ना टोटल, a प्लस बी 5, तो b क्या हो जाएगा? 3। a यहाँ पे 2 है तो b क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ रख दो, 2/3 की रेशियो में क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखो आप, पूछ रहा है परसेंट, पूछ रहा है 100 का गुणा कर दो, 2/3, यहाँ पे 100 का गुणा करा था ना, तो यहाँ भी 100 का क्या करोगे? गुणा। तो क्या हो जाएगा? 200/3% बढ़ जाएगी। परसेंट यहाँ हटाया था, यहाँ मैंने परसेंट पूछा उसने दोबारा, अगर ये वो परसेंट ना पूछता तो 2/3 बढ़ जाएगी। पूछ रहा है परसेंट में, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 66.66%। क्लियर। समझ में आया कितना हो गया? 66.66%। अगला देख लेते हैं। अगला है, एक शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? देखिए मैं मान रहा हूं कि कोई 100 लीटर दूध है, 20% क्या हुआ? 20% दूध निकाल दिया और पानी डाल दिया, इसका मतलब अब बचा कितना उसमें? 80% पानी बचा। ठीक है भाई, दूध बचा, सॉरी दूध 100 लीटर था, 20% निकाल दिया और 20% पानी डाल दिया, तो इसका मतलब 80% बचा। ठीक है, अब 80 में भी उसने फिर दोबारा यही काम किया, तो फिर दोबारा 80 बचा, 80% बचा, और फिर दोबारा किया तो फिर दोबारा 80% बचा, यानी कि ये क्रिया उसने 3 बार करी। पहले 20% निकाला तो 80% बचा ना, यानी इसका मतलब 80 लीटर दूध बचा। अब उसने फिर 20% निकाला, तो पानी भी निकलेगा और दूध भी निकलेगा, लेकिन ये 80 लीटर है ना दूध, 80 लीटर दूध है, पानी तो है इसमें, लेकिन 80 लीटर दूध बचा, वो दूध की मात्रा पूछ रहा है, तो इसका जो 80% 20% निकलेगा, 80 का निकलेगा ना कि 100 का, क्योंकि 100 लीटर तो उसमें 20 लीटर पानी, 20
80 लीटर दूध है, तो 100 का 80 लीटर बचा, फिर 80 का 80, फिर 80 का 80। क्लियर, ये हमने प्रोसेस किया। तो 100 से ये 100 कटा, ये 100 से ये 2 जीरो कटे, इस जीरो से ये कटा, 8 का इसमें 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का क्यूब क्या होता है 512, 512 और 10 यहाँ भाग में है तो यहाँ का लग जाएगा 0.1। इतना लीटर दूध बचेगा। क्या पूछा है उसने, पूछा है कि तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा पूछिए, तो घटकर कितनी रहेगी, ये इतना लीटर। क्लियर, समझ में आया। उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए तो 20 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी है। अब देखिए आपको ये घनाभ दे रखा है, कमरा क्या होता है घनाभ के रूप में होता है, और घनाभ में जो सबसे जो विकर्ण पूछ रहा है घनाभ का विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी कि एक कमरा है, उससे इस कोने से इस कोने का, इस कोने से इस कोने का नहीं, सबसे इस कोने से इस कोने का क्या होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, निकालना है। देखिए आप 20 5 6 400, 5 का मतलब है 25 और 6 का मतलब क्या हो जाएगा 36। कितना हो गया 461, 461, 25 50 और 25 50 6 क्या रहा 461 हो गया। आंसर किसमें है, इसमें ही है, मीटर पे है, मीटर। क्लियर, समझ में आया। अगला देखते हैं, यदि किसी संख्या का 2/7 एक अन्य संख्या के 1/2 के बराबर हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात है। देखिए कितना सिंपल सवाल है, कोई संख्या है, पहली संख्या x मत मानो, पहली संख्या मान लो ये, इसका 2/7 दूसरी संख्या के 1/2 के बराबर है, रेशियो पूछा है, तो पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या ये पूछा है, तो 7 इधर क्रॉस में कर लेंगे 7 और इधर क्रॉस किया तो 4, ये रेशियो आ जाएगा 7:4। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ए बी किसी काम को 4 दिन में, बी सी 5 दिन में, ए सी 2 दिन में, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए बी 4, बी सी 5 और ए सी 2। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 20 आ गया, ये कितना हुआ 5, ये 4 और ये 10। ठीक, ए बी का ये 5 या 9 10 19 हो गया सबका मिला के, और ए बी सी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 19/2, क्योंकि दो बार आ रहा है, सब दो बार आ रहे हैं ना, 2a 2b 2c इन सबको ऐड करेंगे तो ए बी सी का क्या हो जाएगा, ए बी सी का क्या हो जाएगा 19/2। इफिशियंसी है, मैंने कई बार बताया, इधर इफिशियंसी आती, इधर हमने एलसीएम लिया था, 4 5 6, 4 5 2 का एलसीएम आया 20, 4 से करेंगे 5, 5 से किया 4, 2 से किया 10। ठीक है, तो कितना आ गया इसका, कितना आएगा 9.5। एबीसी 9.5 पूछ क्या रहा है, इसे कितने दिन में करेगा, या इतना ही जान दो क्योंकि हमें ये भी निकालना है। अब वो पूछ रहा है कि इतना कर रहे हैं वो कितने दिन में, एक दिन में, टोटल वर्क है 20, तो कितना होगा 20/19/2 और 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 40/19 और यही क्या होगा आंसर। क्लियर, समझ में आया। और क्या हो जाएगा 40/19, भाग दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 19 दूनी 38, 2 से 2/19 आ जाएगा ऑप्शन में, 2 से 2/19 है, वही हमारा आंसर होगा। x प्लस 1/x बराबर 2 पूछ रहा है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे रखा है 2 4 6 5, 2 4 5 6, ये ऑप्शन है। अब देखिए x प्लस 1/x स्क्वायर, सॉरी x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछिए। अगर आप तरीका याद कर सकते हो तो सीधे याद कर लो, 2 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि इसका स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2, और यही हमारा आंसर होगा, कितना 2। क्लियर, तरीका कैसा है, समय लगेगा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ये शॉर्ट तरीका है। जब x प्लस 1/x बराबर k हो तो x प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये याद रखो आप, x प्लस x माइनस 1/x बराबर k हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है k स्क्वायर प्लस 2। क्लियर, यहाँ k स्क्वायर माइनस 2,
यहाँ के स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये होता कैसे है, आता फॉर्मूले से ये सब। क्लियर, समझ में आया। अब देखते हैं कौन सा। अब एक और होता है कि x प्लस 1/x बराबर के, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। ठीक है, वो क्या होगा ये देखते हैं। ये है बहुत इंपॉर्टेंट तरीका कि वो क्या होगा। ये माइनस पूछा है, माइनस प्लस में दे रखा है, माइनस पूछा है। आपको पता है कि स्क्वायर जब हम करेंगे यहां से अगर हम तरीका निकालें तो x प्लस 1 बराबर के, ये कैसे याद करेंगे। देखो x प्लस 1/x बराबर के है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर के स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पूछा है माइनस। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब मैं इसको निकालूंगा तो यहाँ क्या होगा -4। क्या होगा -4। अगर ये माइनस है तो माइनस, अगर वो पूछे x माइनस 1/x बराबर के है, फिर पूछे x प्लस 1/x क्या होगा, तब क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां मैंने अभी बताया x माइनस 1/x के स्क्वायर माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो यहां -4 है, यहां क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4। बस ये मेन फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लो, आप समझ लो। वही मैंने यहां बताया। अच्छा, ये हाँ ये दे रखा है, ये अभी ये निकालना है मैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये x4 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो x प्लस 1/x बराबर 2। देखो कहाँ है, x प्लस 1/x बराबर 2, 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 2। ये निकल के आया, आंसर तो 2 ही आएगा, लेकिन ये हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस 2 निकला था, x4 निकालना है। तो कितना आ गया, x4 कर दो, इसका मतलब इसका फिर स्क्वायर करना है, फिर वहीं आ जाओ के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 2 बराबर 2। क्लियर, समझ में आया। जब जब इसका स्क्वायर बढ़ाते जाएंगे, अब x की पावर अब कितनी हो सकती है 8, फिर भी एक स्क्वायर माइनस 2, फिर होगी 16, फिर -2, फिर 32, फिर -2। क्लियर, समझ में आ रहा। तो ये चीज थी कि कभी भी अगर ऐसे पूछे तो एक तो x प्लस 1/x बराबर दे रखा होगा, फिर x माइनस 1 निकालना होगा, तो ऐसे निकाल देंगे कि रूट के स्क्वायर -4 यहाँ लगता है, यहाँ -2 लगता है, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस लगेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा। लेकिन कब, जब यहाँ प्लस लग रहा है तो माइनस, और यहाँ माइनस लग रहा है तो प्लस। बस ऐसे याद रखना है। आता कैसे है वो मैं थोड़ा बता दे रहा हूं आपको। x प्लस 1/x स्क्वायर मैं करूंगा तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। क्लियर, मैं वो तरीका बता रहा हूं जो यहां दे रखा है कि ये आता कैसे है। ठीक है, अब देखो आप x प्लस 1/x बराबर ये होता है। क्लियर, अब यहां मैंने ये अभी मैंने के ही तो माना कि x प्लस 1/x बराबर के, तो के स्क्वायर हो गया और 2 इधर आ गया -2, क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यही तो मैंने निकाला के स्क्वायर माइनस 2 ये। क्लियर, समझ में आया। ऐसे ही हम x माइनस 1 निकाल देंगे, x माइनस 1/x का भी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। यही तो होता है 2 इंटू a इंटू b यानी कि x इंटू 1/x, तो x से x तो कट गया ना, इसलिए मैंने सीधे 2 यहाँ लिखा। यहाँ भी x इंटू 1/x होगा, वो भी कट जाएगा, इसलिए 2 लिखा। ठीक है, तो यहाँ भी 2 ही रह गया। अब यहाँ पे जब माइनस दे रखा है तो ये प्लस में क्यों आता है, अब x माइनस 1/x मैंने क्या माना अभी के, तो k का स्क्वायर, और ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा +2, और इधर क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इन्हीं को शॉर्ट तरीका बता देते हैं, लेकिन आता कहां से, यहां से आया। क्लियर, तो कभी भी x प्लस 1/x दे रखा हो के, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा के स्क्वायर माइनस 2, और माइनस में दे रखा हो तो क्या होगा के स्क्वायर प्लस 2। x प्लस 1/x बराबर के दे रखा हो तो माइनस पूछे तो -4, और प्लस पूछे माइनस देके प्लस पूछे तो +4, लेकिन स्क्वायर रूट में। क्लियर, ये भी तरीका यहीं से निकल के आता है। समझ में आ रही है। बस ये है, अगर आपको ये पता होगा तो इतनी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देख लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसमें समझ लिया। किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है, यदि छूट 5% हो तो लाभ क्या होगा। देखिए 10% छूट दे रहा है, 5% लाभ, यानी कि 100 माइनस 10, ये तो हो गया आपका सीपी। मैंने आपको कई बार बताया जब भी छूट हो और लाभ हो तो 10 100 प्लस 15 क्या हो जाएगा इसका एसपी। क्लियर, समझ में आया। तो ये क्या हो गया
115 एसपी और सीपी क्या हो गया 90। क्लियर। 10% की छूट दी तब इतने का लाभ हो रहा है 15% का, तो सीपी हो जाता है 100 माइनस एक्स और एसपी हो जाता है 100 प्लस एक्स। क्लियर। जब किसी पे x% की छूट देने पर 22% लाभ हो तो उसका, अरे ऐसे लिख लो, मतलब टाइम लगेगा थोड़ा इसलिए, 10% की छूट देने पर 22% लाभ हो तो छूट के लिए माइनस लगा दिया, वो हो गया सीपी 100 माइनस एक्स, एसपी हो गया 100 प्लस 22 का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 22, बस इतना याद रखो। 90 और ये 115। अब कह रहा है कि 5% छूट दे तो लाभ क्या होगा। अब इस पर 5% छूट दूं, 5% तो 10% क्या होगा 11.5, 5% क्या हो जाएगा 5.75, ठीक है। ये छूट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी छूट। कब, जब 5% दे रहा है छूट। अब कह रहा है अब लाभ कितना होगा, तो अब कितने का बिकेगा इसमें से घटा दो आप, तो कितना बचा 109.25, इतने का ही तो बचा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है लाभ क्या होगा। अब देखो 90 से कितना ज्यादा है, ये 19 ज्यादा है, 19.25 कितने पे 90 पे, इंटू 100 निकाल दो, 0 से 0 कट गया, कितना हुआ 192.5/9, काट दो आप 18, 1 3 बचा, 21.4 के लगभग आएगा आंसर। क्लियर। आंसर देखो कौन सा है, 21.4 कहीं है, 21.38 है, वही 4 के नजदीक है, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 10 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 8वां भाग है, ब्याज की दर प्रतिशत कितनी होगी। 10 वर्ष में दे रखा है, अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 8वां भाग है, यानी कि अगर ब्याज, अगर ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT अपन 100, यही तो होता है, ठीक है। वो कह रहा है मूलधन का साधारण ब्याज कितना है 1/8 भाग, अगर मैंने ये P8 मान लिया तो ये 1 होगा, तभी तो 1/8 भाग होगा। आर कितनी दे रखी है उसने, ब्याज की दर पूछ रहा है, टी दे रखा है 10 वर्ष बट्टे 100, इसे काटूंगा तो 10 बचेगा यहाँ, तो आर बराबर क्या हो गया 10/8, इसे काटूंगा तो बचा 5/4, फिर काटूंगा तो 1.75, और आंसर में दे रखा होगा 1.75, 1.25 सॉरी 7525, आंसर में है 1.25, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर, समझ में आया। अगला है किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 900, 4 वर्ष का मिश्रधन 936, तो ब्याज की दर क्या बताइए। देखो 3 वर्ष में 900, जल्दी जल्दी करेंगे सवाल, 4 वर्ष में 936, मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन क्या होता है ब्याज पे ब्याज लगती है, यानी कि टोटल मिश्रधन यहाँ इतना था, फिर हो गया 936, कितना बढ़ गया 36, कितने पे 900 पे, इंटू 100, कितनी हो गई परसेंट, 0 से ये 0 कटे 4%। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी का 2/5 भाग, बी सी का 3/4 भाग तथा सी डी का 4/5 भाग हो तो ए अनुपात डी क्या होगा। ए बी का 2/7 भाग, बी का 2/7 भाग, तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा 2:7। बी सी का 3/4 भाग है, अब देखो बी, मैं आपको समझा रहा हूं, सी का 3/4 भाग, यहाँ बी, यहाँ रेशियो सी, यहाँ रेशियो डी, यहाँ बी कितना है 3 और सी कितना हो जाएगा, यहाँ से बी अपन सी क्या हो जाएगा, सी इधर लाएंगे तो बी अपन सी क्या हो जाएगा 3/4, ऐसे यहाँ पे ए अपन बी क्या हो जाएगा 2/7, वही मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। ए अपन बी यहाँ हो गया कितना 2/7, यहाँ बी अपन सी 3/4, तो 3:4। सी कह रहा है डी का 4/5 भाग है, तो मैं सी डी का 4/5 भाग, तो सी अपन डी क्या हो गया 4/5, तो सी कितना है 4 और डी कितना है 5। क्लियर, बस इतना करना है, कर दो। ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 21, ये हो गया 28 और ये हो गया 35। ऐसे ही तो करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, बराबर करने के लिए। क्लियर। अब देखो पूछा किसका रेशियो है, पूछा है ए अनुपात डी क्या होगा, तो ए कितना है
6, डी कितना है 35, अनुपात क्या हो गया 6:35, 6:35। क्लियर, समझ में आया? अच्छा सवाल है। मोहन और राकेश 20,000 15,000 मिलाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। एक वर्ष बाद प्राप्त राशि 14,000 रुपए लाभ में रोहन का हिस्सा क्या होगा? देखो मोहन और रोहन कितने हैं 20,000 और 15,000, 20,000 और 15,000, रेशियो निकाल लो पहले, कितना हुआ 3 और ये कितना हुआ 4 रेशियो 3 के अनुपात में उनने समान। कुल प्राप्त धन जो था 14,000 था और रोहन की वैल्यू पूछी कि रोहन को कितना लाभ हुआ। तो देखो टोटल रेशियो कितना है 7, 7 की वैल्यू कितनी है 14,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,000। पूछी है रोहन की, तो रोहन की कितनी हो जाएगी 2,000 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 2,000 मतलब 6,000। अगर वो पूछता मोहन की तो मोहन की कितनी हो जाएगी 4 इंटू 2 यानी कि 8,000। तभी तो होगा टोटल 8 और 6 14,000। क्लियर, समझ में आया? अगला देख लेते हैं। तो इसमें पूछा था रोहन का हिस्सा, रोहन का हिस्सा 6,000 हो गया। बोल रहा है x का 25% का मतलब इंटू प्लस 900 बराबर 1,000 माइनस x। ठीक है, अब देखिए आप 25% का मतलब क्या हो गया 1/4 यानी कि x/4 प्लस 900 इधर जाएगा और प्लस इधर आएगा x, तो क्या हो गया 9 इधर गया तो 100 बचा, तो ये कितना हो गया 5x बराबर 400, x बराबर क्या हो गया 80। क्लियर, 4 और 4 इंटू एक्स 4x प्लस x 5x, 4 इधर गया 400, x बराबर 5 का भाग दे दिया, कितना आ गया x बराबर 80। अगला देख लेते हैं। गीतू ने 12 पेंसिल तथा 8 पेन 124 में खरीदे, 5 पेंसिल 10 पेन 105 में खरीदे। 12 पेंसिल और 8 पेन किसमें 124 में। नीतू ने खरीदे 5 पेंसिल और 10 पेन कितने में 104 में, 105 में खरीदे उसी दुकानदार से। तो एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ 5 से, तो यहाँ 5 से मैं भाग दे दूं तो एक पेंसिल का मूल्य और 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 21। क्लियर, यहां मैं अगर भाग दे दूं 4 का तो 3 पेंसिल और 2 पेन का कीमत क्या हो जाएगी 31 रुपए। क्लियर, समझ में आया? अब देखिए ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दे रखा है 5 8 4.5 9, 5 8 4.5 और 9। ठीक है, आप कितनी जल्दी कर सकते हो आप इसे, देखो 5 दिया 15, किसकी पूछी है उसने कलम की मूल्य, अच्छा एक का मूल्य पूछा है तो फिर निकालना पड़ेगा भाई, दोनों का दे रखा होता तो हम निकाल देते जल्दी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अनेक सेटिस्फाई कर सकते हैं कैसे, 5 दिया 15, पेन की कीमत आ गई 8, 8 यहाँ रख के देखो 16, 16 और 5 21। हाँ ये सही हो सकता है 5 आंसर, तो मैं तो निकाल दूंगा लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। जैसे मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शन था 5 लिया यहाँ पे, तो 5 दिया 15, 15 रुपए हुए इसके, 15 इधर गए तो 31 में से 15 गए कितने 16, और 2 पेन की कीमत है 16, तो एक पेन की कीमत 8 आ गई, तो इसकी कीमत तो आ गई 8, इसकी मैंने मानी थी 5 मानी थी, तो ये आ गई 8। अब इसमें पुट में करूं तो क्या आंसर 21 आ रहा है, 5 की जगह यहां रखूं पेंसिल तो 5, ये 5 एकम 5, 8 दूनी 16 और 16 प्लस 5 कितने हो गए 21, बन रहे हैं दोनों को ऐड करके, तो ये भी आंसर ऐसे आ सकता है। क्लियर, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये शॉर्ट तरीका लगा मुझे, ये मैंने इस तरह से कर दिया, पुटिंग वैल्यू ऑप्शन, ऑप्शन से पुट करो आंसर निकालो। क्लियर, समझ में आया? अगला देख लेते हैं। वैसे सॉल्यूशन करने के लिए वही x प्लस वाई वाला जो सिचुएशन होती है, समीकरण बनाना, इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना, और पुटिंग वैल्यू ऑप्शन सही है, जल्दी हो जाता है। 2 छात्रों ने कॉलेज चुनाव में भाग लिया, जीतने वाले छात्रों को कुल वोट का 58% मिला तथा वह 196 वोटों से जीत गया। कुल पढ़ने वाले वोटों की संख्या
कितनी है। अब देखिए 98 वोट मिले उसे, 98%, और कितने वोटों से जीता, 196 वोटों से, ठीक है। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 42%, ठीक है, 42% मिले होंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तभी तो 196 आया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16, और 16 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू, 1% की वैल्यू, 16% की वैल्यू है ना इतनी, तो 16% बराबर 196। पूछा है कि वोट कितने पड़े, तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 100% की क्या हो जाएगी, 196 इंटू 100, 100/16। क्लियर, भाग दे दो, इसे करूंगा मैं 8 से, तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 दूनी 40, तो कितना हो गया 2450/2, और फिर दूंगा भाग 2 से, तो कितनी बार जाएगा, 1225 बार, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर, 58% वोट मिले, 42 परसेंट, इसका मतलब दूसरे को मिले, 16% से जीता, और 16% से जीतने का मतलब है 196 वोट, 196, 16% की वैल्यू 196, 100% की हमें निकालनी है, वो हमने निकाल दी, तो कितनी आ गई 1225, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की सभी भुजाओं को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसके दो तरीके, एक्स मतलब लंबाई, चौड़ाई, ये कह रहा है कि सभी भुजाओं को 3 गुना कर दिया जाए आयत की, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। मैंने मान लिया पहले लंबाई 1 थी, अब कितनी हो गई 3, चौड़ाई थी 2, अब हो गई कितनी 6। तो आपको पता ही है कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो पहले था 2 एकम 2, और अब कितना हुआ 6 तिया 18, तो 2 से 18 हो गया, कितने गुना बढ़ रहा है वही हमें निकालना है। क्या पूछ रहा है, तो कितने, उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, बढ़ा नहीं, कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो गया वो निकालना है। परसेंट में पूछा है, परसेंट में नहीं पूछा, ऐसे ही निकालना है। तो कितना गुना हो गया 9 गुना, पहले 2 था 18, ठीक है। परसेंट में पूछा तो दूसरा तरीका हम देखते हैं, तो परसेंट में नहीं पूछ रहा, हमने कोई भी मान लो इसमें मान, तो कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना हो गया 9 गुना हो गया। वो पूछता कितना बढ़ गया, तो 8 गुना बढ़ गया, ठीक। पूछ रहा कितने गुना है, तो 9 गुना है, समझ में आ रही है, गुना पूछ रहा है कि कितने गुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि हो रही है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको पता है लंबाई चौड़ाई में जब वृद्धि होती है, तो मैंने आपको कई बार फॉर्मूला बताया है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, 25% की वृद्धि हो रही है, और 25% वाई है, दोनों में 25%, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्लस 25 इंटू 25 बटे 100, ये कितना हो गया 150, और ये कितना हो गया 625, यानी 6.25, 100 का भाग दे दिया, कितना हो गया 56.25, इतना बढ़ जाएगा, इतना परसेंट। क्लियर, कितना 56.25% बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं। एक व्यक्ति 30 मीटर लंबी तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को 6 डेसीमीटर 5 डेसीमीटर आकार वाले पत्थरों से पक्का करता है, आवश्यक पत्थरों की संख्या क्या होगी। देखिए बरामदा है कितने का, 30 मीटर का और 15 मीटर का, तो क्षेत्रफल क्या हो गया इतना। वो कह रहा है बरामदे में प्रत्येक पत्थर जो लग रहा है 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर, और ये कितना दे रखा है मीटर में, ये दे रखा है डेसीमीटर में। तो आपको पता है मीटर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं, कितने 10, तो ऊपर कर दो 10 इंटू 10, क्योंकि ये भी मीटर में है ये भी मीटर में, ठीक है। समझ में, सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, और 10 कितने होते हैं डेसीमीटर, ठीक है। तो 10 इंटू 10 कर दिया, भाग दे दो, 6 पंजे 30 से 30 कट गया, कितना हुआ 1500, तो 1500 क्या लगे पत्थर। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका सही आंसर। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, यही आपके क्वेश्चन थे, तो सारे ये भी सेट आपका पूरा हो चुका है। सारे जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस वाइज वहां मिल जाएंगे, आप सारे वीडियो वहां जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।